Dear students, I am Mr. Ansari from MKD Public School. Now I am going to start the third lesson of history for 8th class. The chapter is colonial administration. As you know, the East India Company started as the traders but gradually acquired new territories and established its firm control over the administration. In this chapter, we will learn more about the administrative machinery of the colonial state in India. The first topic is early administrative structure. By 1857, the conquest of India was complete. However, the main intention of the East India Company were merely profit-oriented. The welfare of the people of the country was not their priority. जैसा कि पता है कि पिछले लेसन में बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने का मकसद क्या था। अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू की तो उसका एक ही मकसद था, भारत से रुपया कमाना। यहाँ के जनता, यहाँ के लोगों के बारे में उसका कोई प्रायोरिटी नहीं था, कुछ सूचना नहीं था, सिवाय इसके कि वह अपनी भारतीय संपत्ति से अपनी पूंजी इकट्ठा कर ले। इस संबंध में द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1783 पास हुआ। द मेन पॉइंट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रेज्ड टू द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल। 2. The Governor General was to be assisted by the Council for the members and had except to decision taken by the majority members of the Council. 3. The Governor General supervised the Governor of the Bombay and Madras Presidencies. 4. A Supreme Court was set up in Calcutta for the administration of justice. The Regulating Act, however, failed to regulate the activities of the East India Company, as the power of the Governor General and the Council were not defined properly. इसे यूँ समझा जा सकता है कि जब 1773 में अंग्रेजी सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, जिसका खास 4-5 पॉइंट था, जिस पॉइंट में ये बताया गया कि बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल होगा और गवर्नर जनरल जो है ना वो काउंसिल के डिसीजन से मेजॉरिटी के मेंबर से बनेगा और गवर्नर जनरल ही सुपरवाइज करेगा बम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को और सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की जाएगी भारत में। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ये कंडीशन तैयार हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें फेलियर हो गया। इसके बाद द सेकेंड टर्म द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 स्टार्टेड। अंग्रेजी सरकार ने इसके बाद फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसके भी 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट, एब्रोड ऑफ द कंट्रोल कंप्रोमाइजिंग ऑफ 6 कैबिनेट मेंबर्स वाज फर्म इनहेंस कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। 2. The Board of Control comprised the Secretary of Finance, Secretary of the State for India. 3. The board had power to appoint the Governor General. 4. The Governor General had to take permission from the board before the entering in any of the treaty or the declining war against native kings. इस पॉइंट में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर मिल गया कि वो डायरेक्ट कंट्रोल करे और जो है इसके साथ साथ वो जो है गवर्नर जनरल बोर्ड से परमिशन लेकर के ऑल द गवर्निंग पावर सर्कुलेट करे। द थर्ड then came the Charter Act. It is the very important chapter. The Charter Act passed by the British government also defined the role of the company. In 1813, chartered India to the monopoly of the East Company and there was open India trade for the business British merchant. इस चैप्टर में ये बताया गया कि चार्टर्ड एक्ट के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया 1813 में और चार्टर्ड एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्वींस के परमिशन से 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल गई और उसने भारत के चारों कोनों बिजनेस शुरू कर दिया। इस तरह से इंडिया में अंग्रेजी सरकार ने बिजनेस अपनी शुरू की। फिर उसके बाद द पिलर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश क्रिएटेड 4 मेन पिलर्स ऑन विच द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टूड। अंग्रेजी सरकार ने भारत में 4 पिलर
कायम किए, जिसके अंतर्गत उसकी शासन चलनी थी। उसमें एक सिविल सर्विसेज था, आर्मी था, पुलिस थी एंड द जुडिशियरी थी। अब इसके अंतर्गत सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट जो था वो अलग अलग एक्ट बना करके भारत में बिल्कुल चार्टर एक्ट के अंतर्गत, जो 1853 में चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, उस सिस्टम के अंतर्गत भारत में इन 4 पिलर्स के आधार पर अंग्रेजी सरकार, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया। और इस तरह से इस फिगर में जो सबसे नोटेबल बात ये थी वो थी कि कॉमन फीचर्स ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज द एब्सेंस ऑफ इंडियन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफेंस। डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट शासन हो जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन देयर द फील्ड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने सर्विस के आधार पर उसने जो है सबऑर्डिनेट पोजीशन तय किया, सच एज द दरोगा, चौकीदार एंड सिपाही। दिस वाज मेन बिकॉज द ब्रिटिश वी आर कन्विंस्ड दैट इन द administration based on the British ideas, institutions and the practice could be formed established only by Englishmen. It means that in every department in India the East India Company has preached and openly their governing started. In this system of administration the people of the country themselves had a very small role of the play. इस सिस्टम के अंतर्गत भारत के लोगों का रोल कुछ नहीं रहा और इट वॉज अ सट इनजस्टिस अलॉन्ग द इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन। ये एक तरह से भारत में आर्थिक शोषण के लिए अन्याय का दरवाजा खोल दिया, विच ब्रॉट टुगेदर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि सारे भारतीय एक सूत्र में बांधने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, और लड़ाई की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए लोगों ने अपनी बाजी लगानी शुरू कर दी। दैट्स Then in next page I will explain the question.